आज आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, तो शायद आपको ये चेहरा कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा। किसी पोस्टर में या किसी की टी शर्ट पर या किसी के मोबाइल के वॉलपेपर में। लेकिन अजीब बात यह है कि इस चेहरे को पहचानने वाले लाखों लोगों में से बहुत ही कम लोग इस चेहरे के पीछे की कहानी को जानते हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई को छोड़कर दुनिया में पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों की यात्रा की।
इस जर्नी में उनकी मोटरसाइकिल भी कुछ समय के बाद खराब हो जाती है, जिससे वो आगे की जर्नी पैदल चलकर, नावों में बैठकर और दूसरे वाहनों से लिफ्ट लेकर पूरी करते हैं। जुलाई 1952 में अल्बर्टो ग्रेनाडो और गुएरा वेनेजुएला के काराकस शहर पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों ने अलग होने का फैसला किया, क्योंकि ग्रेनाडो का मेन उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं था, बल्कि वह लेप्रोसी के मरीजों के लिए काम करना चाहता था और वेनेजुएला में उसे ये मौका मिल रहा था, इसलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है। चे गुएरा को अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी करनी थी। सफर पर निकलने से पहले उसके पेरेंट्स इस जर्नी के खिलाफ थे, क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी थी और उसकी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। लेकिन उसके दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो ने उसके पेरेंट्स को आश्वासन दिया था कि गुएरा अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस आ जाएगा, इसलिए वो मान गए थे। वेनेजुएला से गुएरा एक प्लेन के जरिए यूएसए के मियामी शहर पहुंचता है। एक महीना वहां रुकने के बाद आखिरकार अगस्त 1952 में वो ब्यूनस आयर्स वापस आ जाता है और अपनी मेडिसिन की पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर देता है। इस यात्रा ने चे गुएरा को पूरी तरह से बदल के रख दिया। यहाँ उसने एंडीज के पहाड़ों से लेकर अटाकामा के रेगिस्तान तक गरीबी, भेदभाव और मजदूरों का शोषण देखा था। यहाँ उसने एक ऐसे लैटिन अमेरिका को देखा था जो किताबों में कहीं नहीं मिलता है। जब उसने ये यात्रा शुरू की थी तब वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, और जब ये यात्रा समाप्त हुई तो उसके अंदर दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल चुका था। यात्रा के दौरान गुएरा ने जो भी चीजें वहां देखी वो सब अपनी डायरी में लिखता रहता था, और आगे चलकर 2004 में गुएरा की इस जर्नी पर द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम से एक मूवी भी बनती है। 1953 में गुएरा अब ऑफिशियली एक डॉक्टर तो बन चुका था, पर उसके मन में एक सवाल था कि मैं डॉक्टर बनकर बीमार लोगों को तो ठीक करता रहूंगा, पर ये जो पूरा सिस्टम बीमार पड़ा है उसका क्या? और यही सोच उसे मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ ले जाती है। 1950s का लैटिन अमेरिका कोल्ड वार का मैदान बन चुका था। एक तरफ था यूएसए, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में उन सरकारों का समर्थन करता था जो उसके हितों के खिलाफ नहीं थी और अमेरिकन कंपनीज को वहां काम करने देती थी। वहीं दूसरी तरफ था यूएसएसआर, जो लेफ्ट विंग पार्टियों को सपोर्ट करता था। लैटिन अमेरिका में बहुत से लोगों को यूएसए से शिकायत थी, तो बहुत से लोगों को सोवियत मॉडल भी पसंद नहीं था, और इन दोनों देशों के फायदों के बीच लैटिन अमेरिका के आम लोग पिस रहे थे। दिसंबर 1953 में चे गुएरा ग्वातेमाला पहुंचता है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से ग्वातेमाला की क्रांतिकारी सरकार के बारे में सुना था। वो खुद देखना चाहता था कि वहां के प्रेसिडेंट जैकोबो अरबेंज के नेतृत्व में किस तरह से अमेरिका की यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के खिलाफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर वहां किस तरह से क्रांति हो रही है। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी उस समय अमेरिका की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक थी, और उसके पास ग्वातेमाला में एक बहुत विशाल जमीन थी, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। प्रेसिडेंट अरबेंज ने ग्वातेमाला में डिक्री 900 नामक भूमि सुधार कानून लागू किया, जिसके तहत उन्होंने गरीब किसानों में जमीन बांटने के लिए यूएफसी की जो अनकल्टिवेटेड जमीन थी उसे जब्त कर लिया। पर यूएफसी और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच गहरे संबंध थे। इसी वजह से अमेरिका ने जैकोबो अरबेंज पर कम्युनिस्ट होने का झूठा आरोप लगाया और सीआईए ने उनके खिलाफ ऑपरेशन पीबी सक्सेस लॉन्च कर दिया। जून 1954 में सीआईए ट्रेंड फोर्सेस ने ग्वातेमाला पर अटैक कर दिया, और आखिरकार 27 जून 1954 को अमेरिकन दबाव के कारण प्रेसिडेंट अरबेंज को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद ग्वातेमाला में अमेरिकन सपोर्टेड एक राइट विंग डिक्टेटरशिप स्थापित हो गई। ग्वातेमाला में हो रहे इस तख्ता पलट को चे गुएरा अपनी आंखों से देख रहा था। उसने देखा कि कैसे अमेरिका ने अपने कैपिटलिस्ट फायदों के लिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार को गिरा दिया। ये देखकर चे गुएरा को समझ में आ गया कि इससे निकलने के लिए शस्त्र क्रांति एकमात्र रास्ता है। और यहीं ग्वातेमाला में ही एक क्यूबन एग्जाइल एंटोनियो निको लोपेज के द्वारा गुएरा को चे निकनेम दिया जाता है, जिसके बाद से उसे हर कोई चे गुएरा के नाम से बुलाने लगता है। 1955 में चे गुएरा ग्वातेमाला से मैक्सिको पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात दो क्यूबन ब्रदर्स राउल कास्ट्रो और फिडेल कास्ट्रो से होती है। उस टाइम फिडेल कास्ट्रो क्यूबा में अमेरिका द्वारा सपोर्टेड डिक्टेटर फुल्जेंसियो बतिस्ता को सत्ता से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। चे और फिडेल एक साथ बैठकर लैटिन अमेरिका की राजनीति और क्यूबा की स्थिति पर चर्चा करते हैं। बाद में गुएरा ने भी डिसाइड कर लिया कि वो फिडेल कास्ट्रो के इस 26 जुलाई आंदोलन में शामिल होगा। 26 जुलाई आंदोलन क्यूबन रेवोल्यूशन की शुरुआत में सबसे अहम संगठन था।
इस आंदोलन का नाम 26 जुलाई 1953 की उस घटना से आया जब फिडेल और उसके साथियों ने क्यूबा के मोनकाडा बैरक्स पर हमला किया था। 1953 का फिडेल का ये आंदोलन पूरी तरह से असफल रहा था, जिसके बाद फिडेल और उसके भाई रॉल कास्ट्रो को जेल में डाल दिया गया था। पर 1955 में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बतिस्ता को फिडेल को रिहा करना पड़ता है। उसके बाद वो क्यूबा से सीधा मेक्सिको निकल जाता है और वहीं फिर से वो अपना संगठन बनाने में लग जाता है। मेक्सिको में ही चे और उसके साथियों ने अल्बर्टो बायो से गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग ली। अल्बर्टो बायो एक एक्सपीरियंस्ड स्पेनिश सोल्जर थे। इसके बाद ये लोग एक बोट खरीदते हैं और 25 नवंबर 1956 को 82 लोग उस बोट में सवार होकर मेक्सिको से क्यूबा के लिए रवाना हो जाते हैं। 2 दिसंबर 1956 को क्यूबा पहुंचते ही इन लोगों पर बतिस्ता की सेना अटैक कर देती है, जिसमें कई रेबेलियन मारे जाते हैं और कई पकड़े जाते हैं और लगभग 20 से 22 लोग, जिसमें फिडेल और चे गुएरा भी शामिल थे, ये लोग पास के ही सियरा मास्ट्रा के घने पहाड़ी जंगलों में जाकर छिप जाते हैं। इन्हीं जंगलों में छिपकर रहते हुए ये लोग हिट एंड रन और गोरिल्ला वारफेयर की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में चे गुएरा इस ग्रुप में एज अ डॉक्टर शामिल हुए थे, पर अब वो इस ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार बन चुके थे। इन्हीं जंगलों में रहते हुए चे और फिडेल को वहाँ के आसपास के किसानों का भी सपोर्ट मिलता है। चे गुएरा वहाँ के लोगों का इलाज भी करता था और कुछ स्थानों पर किसानों के लिए छोटे छोटे स्कूल भी खोले और वहाँ साक्षरता कार्यक्रम भी चलाए। और उन्होंने वहाँ संचार के लिए रेडियो रेबेल्डे नामक एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन भी बनाया। इसी के साथ साथ वहाँ के कई लोग चे की गोरिल्ला आर्मी में भी शामिल होने लगे। चे बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति था, इसलिए उसे अपने ग्रुप में कोई भी गद्दारी करने वाला या धोखा देने वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर कोई ऐसा करता भी था तो चे खुद उसे अपने हाथों से गोली मारता था। चे गुएरा की दूरदृष्टि और कूटनीति से प्रभावित होकर फिडेल कास्ट्रो उसे एक दूसरी सेना का कमांडर बना देता है। एज अ कमांडर उसने अपनी सेना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीड किया। जुलाई 1958 में बैटल ऑफ लॉस मर्सिडीज के दौरान उनकी सैन्य रणनीति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने बतिस्ता के लगभग 1500 सैनिकों को रोक दिया था। बैटल ऑफ लॉस मर्सिडीज की जीत के बाद फिडेल और चे का अगला प्लान था क्यूबा से बतिस्ता की तानाशाही को जड़ से खत्म करना। दिसंबर 1958 में चे के अंडर लगभग 300 गोरिल्ला सैनिकों ने क्यूबा के सेंटा क्लारा शहर पर अटैक कर दिया। चे की सेना ने बुलडोजर का इस्तेमाल करके रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए और बतिस्ता के सैनिकों और हथियारों से भरी ट्रेन को पटरी से उतार दिया। उसके बाद चे के साथियों ने ट्रेन में आग लगा दी, जिससे बतिस्ता के सैनिकों को उसके सामने सरेंडर करना पड़ा। सेंटा क्लारा छीनते ही बतिस्ता को समझ में आ गया कि अब उसकी सरकार टिकने वाली नहीं है और 1 जून 1959 को वह क्यूबा छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से चे और फिडेल क्यूबा में रेवोल्यूशन लाने में सफल रहते हैं। रेवोल्यूशन के बाद सत्ता में आने पर चे को क्यूबा की अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी, नेशनल बैंक का अध्यक्ष और वित्त मंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा चे ने कई और नीतियां लागू की, जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए और क्यूबा में साक्षरता अभियान पर काम किया। इसके अलावा चे को 1959 में जनवरी से जून तक ला कबाना किले की जेल का कमांडर भी नियुक्त किया जाता है। वहां उन्हें बतिस्ता की सेना के अधिकारियों और युद्ध के अपराधियों को क्रांतिकारी न्याय के तहत सजा देने का काम सौंपा गया था। ये चे गुएरा की लाइफ की सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेज मानी जाती है, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ चे के अंडर लगभग 55 से 105 लोगों को फायरिंग स्क्वाड के द्वारा मौत की सजा दी गई थी, पर इसको लेकर बहुत से लोगों में कॉन्ट्राडिक्शन है। 1959 में क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर ट्रेड और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से क्यूबा की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिडेल कास्ट्रो की सरकार ने क्यूबा में ऐसी नीतियां बनाई थी जो कि अमेरिका के फायदे के खिलाफ थी। इसके बाद अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो को पावर से हटाने का फैसला किया। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने उन क्यूबन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया जो फिडेल के डर से क्यूबा को छोड़कर अमेरिका में जा बसे थे, और 17 अप्रैल 1961 को इन्होंने क्यूबा की लास विलास प्रोविंस की बे ऑफ पिग्स नामक जगह पर अटैक कर दिया। पर यह मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी नाकामी साबित होता है। इस हमले के बाद चे और फिडेल समझ गए कि अमेरिका दोबारा क्यूबा पर अटैक करने की कोशिश करेगा, इसलिए इस बार उन्होंने सोवियत यूनियन की तरफ रुख किया और उससे मिलिट्री प्रोटेक्शन भी मांगी, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन ने सीक्रेटली क्यूबा में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दी। जब अक्टूबर 1962 में अमेरिका को इन मिसाइल्स के बारे में पता चला
तो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वार शुरू हो गया। ये कोल्ड वार का माहौल लगभग 13 दिनों तक चला, जिसमें सिचुएशन लगभग तीसरा विश्व युद्ध होने पर आ खड़ी थी। अंत में सोवियत यूनियन ने अमेरिका से डील करके अपनी मिसाइल्स क्यूबा से हटा ली, पर चे और फिडेल इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस डिसीजन में शामिल नहीं किया गया था। और यहाँ से चे ने सोवियत यूनियन को भी अमेरिका की तरह ही एक साम्राज्यवादी ताकत की तरह देखना शुरू कर दिया। 11 दिसंबर 1964 को चे गुवेरा क्यूबा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यूनाइटेड नेशंस पहुंचता है। वहां वो एक दमदार स्पीच देता है, जिसमें उसने अमेरिका के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की कड़ी आलोचना की। इसके अलावा गुवेरा ने अफ्रीका और एशिया के संघर्षों का समर्थन किया, पर यहाँ हो रहे रंग भेद की भी निंदा की। और अंत में उसकी स्पीच पैट्रिया ओ म्योर्ते स्लोगन के साथ समाप्त होती है, जिसका मतलब है या तो मातृभूमि या फिर मौत। comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. और न्यूयॉर्क से निकलने के बाद चे गुवेरा ने अफ्रीका के कई देशों जैसे कि अल्जीरिया, माली, कोंगो और घाना जैसे देशों का दौरा किया। इस दौरे के बाद वो 14 मार्च 1965 को क्यूबा वापस लौट आता है। क्यूबा लौटने के कुछ ही दिन बाद 1 अप्रैल 1965 को चे ने फिडेल कास्ट्रो को अपना फेयरवेल लेटर दिया और पब्लिक लाइफ से गायब हो गया। चे ने क्यूबा इसलिए छोड़ा क्योंकि वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी शोषित लोगों की आज़ादी के लिए लड़ना चाहता था और वहाँ रिवॉल्यूशन लाना चाहता था। अप्रैल 1965 में चे गुवेरा लगभग 100 से 120 क्यूबन सोल्जर्स के साथ तंजानिया के रास्ते छुपते हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पहुंचता है। कॉन्गो 1960 में बेल्जियम से आज़ाद हुआ था और 1961 में वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर पैट्रिस लुमुम्बा को एक अलगाववादी नेता मोइज सोम्बे के द्वारा बेल्जियम के सैनिकों की हेल्प से मरवा दिया गया था। 1965 में वहां सिम्बा रेबेलियन का एक ग्रुप था जो पैट्रिस लुमुम्बा को सपोर्ट करता था। चे को लगा यही एक बढ़िया मौका है कॉन्गो में क्रांति लाने का, इसलिए चे ने उन्हें अपनी गोरिल्ला फोर्स में शामिल करके ट्रेनिंग देना शुरू किया। पर चे का ये कॉन्गो मिशन पूरी तरह से फेलियर साबित होता है। चे ने अपनी डायरी में खुद लिखा था कि कॉन्गो के रेबेलियंस में वो कमिटमेंट नहीं था जो कि एक क्रांति लाने के लिए चाहिए, और ना ही वो लड़ना चाहते थे और ना ही उनमें डिसिप्लिन था। और अंततः नवंबर 1965 में चे गुवेरा ने कॉन्गो छोड़ दिया। कॉन्गो मिशन फेल होने के बाद दिसंबर 1965 में फिडेल कास्ट्रो ने सेक्रेटली चे की क्यूबा वापसी का इंतजाम किया ताकि चे दोबारा नए मिशन की तैयारी कर सके। उसके बाद 4 नवंबर 1966 को वो भेष बदलकर बोलीविया के शहर लापाज पहुंचता है। चे ने रेवोल्यूशन के लिए बोलीविया को इसलिए चुना क्योंकि ये साउथ अमेरिका के बीचों बीच में पड़ता है, और चे का मानना था कि अगर बोलीविया में रेवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है तो वहां से पूरे लैटिन अमेरिका में रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। चे के इस मिशन को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 31 दिसंबर 1966 को बोलीवियन कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता मारियो मोंजे चे से मिलने के लिए उसके कैंप आता है। उसने चे के सामने शर्त रखी कि मिशन को लीड करने के लिए मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप उसके पास रहेगी, पर चे ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। और फिर मारियो ने भी अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिससे चे को वहाँ के लोकल लोगों की भी मदद मिलना बंद हो गई। चे ने फरवरी 1967 में अपने साथियों के साथ मिलकर 48 दिन की एक लॉन्ग मार्च शुरू की ताकि आसपास के इलाकों को समझा जा सके और स्थानीय लोगों से संपर्क बनाया जा सके। पर यह मार्च उनके लिए एक डिजास्टर साबित होती है, क्योंकि एक तो उनके पास खाने की कमी हो रही थी और ऊपर से चे का अस्थमा भी बढ़ रहा था, और वहाँ के किसानों ने भी इन्हें अनजान विदेशी लड़ाके समझकर इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। मार्च 1967 में हालात तब और बिगड़ गए जब चे के कुछ गोरिल्लाज ने अरेस्ट होने के बाद पुलिस को चे के बेस कैंप के बारे में जानकारी दे दी। चे के गोरिल्लाज का बोलीवियन आर्मी से पहला मुकाबला 23 मार्च 1967 को होता है। इस मुठभेड़ में बोलीवियन आर्मी के कई सैनिक मारे गए और उन्होंने कईयों को बंदी बना लिया। पर अब बोलीविया की सरकार और अमेरिका की CIA पूरी तरह से चे के पीछे पड़ चुकी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चे की हालत और भी खराब होती जा रही थी, और चे का रेडियो खराब हो जाने की वजह से उसका क्यूबा से भी कनेक्शन टूट गया था। बोलीवियन आर्मी और CIA चे की तलाश कर रही थी,
पर उन्हें चे के ठिकाने के बारे में कोई अता पता नहीं था। लेकिन एक दिन वहाँ के एक किसान ने चे के ठिकाने की खबर बोलिवियन आर्मी को दे दी। इसके बाद CIA के एक क्यूबन अमेरिकन ऑपरेटिव फेलिक्स रॉड्रिग्यूज ने इंटरवेंशन करते हुए अपनी स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन के लिए भेजा, जिन्होंने बोलिवियन 2nd रेंजर बटालियन को ट्रेन किया था। आखिरकार 8 अक्टूबर 1967 को इसी बटालियन ने चे की बची हुई सेना को एल कोइब्राडा में घेर लिया। इस मुठभेड़ में चे के पैर में गोली लग जाती है और उसे जिंदा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद उसे ला हिगुएरा के स्कूल के एक छोटे से कमरे में लाकर बंद कर दिया जाता है। 9 अक्टूबर 1967 को दोपहर के समय बोलिवियन हाई कमांड के द्वारा एक बोलिवियन सैनिक मारियो टेरान को चे को गोली मारने का ऑर्डर दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि गोली चेहरे पर नहीं बल्कि गर्दन के नीचे मारी जाए, ताकि ऐसा लगे कि उसकी मौत मुठभेड़ के दौरान हुई है। और मरने से पहले चे गुएरा उससे कहता है, शूट कोवार्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। और इसके बाद वो चे के शरीर पर एक के बाद एक 9 गोलियां चला देता है। चे की मौत के बाद उसके हाथ काटकर फिंगरप्रिंट के सबूत के तौर पर रख लिए जाते हैं। इसके बाद चे और उसके साथियों की डेड बॉडी को वेले ग्रांडे में एक एयर स्ट्रिप के पास सेक्रेट कब्र में दफन कर दिया जाता है, क्योंकि बोलिवियन और अमेरिकन अथॉरिटीज को डर था कि अगर लोगों को इसकी कब्र के बारे में पता चल गया तो ये एक तीर्थ स्थल बन जाएगा। 30 साल तक चे की कब्र के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। फिर जुलाई 1997 में शक होने पर अर्जेंटीना की फॉरेंसिक टीम ने वाले ग्रांडे में एयर स्ट्रिप के पास खुदाई करना शुरू किया, जिसमें चे और उसके साथियों के कंकाल मिलते हैं, जिसे बाद में DNA टेस्टिंग के द्वारा कंफर्म किया गया। यहाँ से उनके अवशेषों को सम्मान के साथ क्यूबा के सेंटा क्लारा शहर में लाया जाता है, जहाँ चे ने 1958 में क्यूबन रेवोल्यूशन के दौरान सबसे बड़ी मिलिट्री जीत हासिल की थी। और यहाँ चे और उसके साथियों के अवशेषों को फिर से एक नई कब्र में दफन कर दिया जाता है।